हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी इंग्लिश ग्रामर एजुकेटर और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए चैप्टर नंबर 18 एसे राइटिंग। इस चैप्टर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर आपको एक एसे यानी निबंध लिखना हो तो वो आप कैसे लिखेंगे। एक एसे में हम ज्यादातर किसी चीज के बारे में, उसकी विशेषताएं, उसकी जो कमियां हैं, जो भी है वो हम बताते हैं। तो इसमें आप कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और फिर आप उसी टॉपिक पे खुद से कुछ अलग लिखने का ट्राई कीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अ रेल जर्नी, अ रेलवे जर्नी। अब एक रेलवे जर्नी यानी जो आपकी ट्रेन से यात्रा होती है उससे रिलेटेड आप क्या इससे में लिख सकते हैं। रेलवेज आर द मोस्ट पॉपुलर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इन आवर कंट्री। रेलवे यानी रेल हमारी जो कंट्री, हमारे देश में सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा मशहूर है। ठीक है। ट्रेन्स रन ऑन ट्रैक। जो ट्रेन होती हैं वो ट्रैक पर दौड़ती हैं, है ना। ट्रैक यानी पटरियां। दे आर यूज फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट डिस्टेंसेस। उन्हें हम लंबे और छोटे दोनों डिस्टेंसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। Once I went to प्रगति मैदान दिल्ली with my two brothers to see exhibition। एक बार मैं प्रगति मैदान गया था दिल्ली के, क्यों, एग्जीबिशन देखने। We reached the station by ऑटो रिक्शा। हम लोग स्टेशन तक गए ऑटो रिक्शा से। The booking window was over crowded। और जो बुकिंग विंडो थी जिससे टिकट बुक होती है उस पर बहुत भीड़ थी। विद ग्रेट डिफिकल्टी आई परचेज द टिकट्स। ग्रेट डिफिकल्टी यानी बहुत मुश्किल से मैंने टिकट खरीदी। देन वी वेंट टू द प्लेटफॉर्म। और फिर हम कहाँ चले गए, प्लेटफॉर्म पर चले गए। देयर वॉज अ ग्रेट रश ऑन द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म पर तो बहुत भीड़ थी। कूलीज वर ब्रिंगिंग लगेज ऑफ पैसेंजर्स एंड हॉकर्स। जो कूली थे वो पैसेंजर्स का यानी जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनका सामान लेके आ रहे थे। And hawkers were selling many things like fruit, biscuit, sweet, नमकीन, sport good, books, water bottle, etc. और वहां कुछ लोग सामान भी बेच रहे थे, बहुत सारा फ्रूट, बिस्किट, ऐसा। आफ्टर हाफ एन आवर ट्रेन केम। आधा घंटे बाद क्या हुआ, ट्रेन आई। वी सॉ ऑल द कंपार्टमेंट्स। हमने सारे कंपार्टमेंट्स देखे। वी वर नियरली फुल। हमने देखा कि जो सारे कंपार्टमेंट्स थे वो लगभग भरे हुए थे। विद ग्रेट डिफिकल्टी वी गॉट इन। बहुत मुश्किल से हम लोग अंदर गए। आफ्टर 5 मिनट्स द ट्रेन स्टार्टेड। 5 मिनट बाद ट्रेन चलने लगी। आफ्टर अ वाइल वी गॉट टू सिट सीट्स टू सिट। थोड़ी देर बाद हमें सीट मिली बैठने के लिए। इट वॉज 9 o'clock। 9 बज चुके थे। वी वर लुकिंग ऑन द अदर साइड। हम दूसरी तरफ देख रहे थे। इन द वे वी सॉ ट्रीज वर रनिंग विद अस। हमें रास्ते में ऐसा लग रहा था कि जो पेड़ हैं वो हमारे साथ ही भाग रहे हैं। वी ऑल्सो सॉ सम कैटल्स ग्रेजिंग द फील्ड। हमने ये भी देखा कि कुछ जो गाय थी वो फील्ड पर चर रही थी यानी घास खा रही थी। इन द मेन सिटी persons were in hurry because of the office hour। और जो शहर में जो लोग थे वो थोड़ा जल्दी में थे क्योंकि ऑफिस आवर था यानी ऑफिस का वक्त हुआ था। द ट्रैफिक ऑफ दिल्ली वॉज ओवर क्राउडेड। दिल्ली में जो ट्रैफिक था यानी जो जाम था वो बहुत ज्यादा था। एट 10:30 वी रीच द न्यू दिल्ली स्टेशन। 10:30 बजे हम न्यू दिल्ली स्टेशन पहुंच गए। वी टुक एन ऑटो रिक्शा एंड रीच द एग्जीबिशन। फिर हमने वहां से भी एक ऑटो रिक्शा लिया और एग्जीबिशन पहुंच गए। वी परचेज सम बुक्स एंड एट आइसक्रीम। हमने कुछ किताबें खरीदी और फिर आइसक्रीम खाई। एंड डिलिशियस जलेबीज देयर। किताबें खरीदी, आइसक्रीम खाई, जलेबी भी खाई। Thus we enjoyed the exhibition very much। इसीलिए हमने एग्जीबिशन बहुत एंजॉय की। After 3 hours we came back। 3 घंटे बाद हम वापस आए to our houses with experience of railway journey। 3 घंटे बाद वहां घूमने के बाद हम अपने घर आ गए रेलवे जर्नी के एक एक्सपीरियंस के साथ यानी रेल में घूमने के एक एक्सपीरियंस के साथ। तो देखिए इन्होंने अपनी रेल के एक्सपीरियंस को, उस जर्नी को कितने अच्छे से एक पैराग्राफ के रूप में समझाया। अब बच्चों एक और एग्जाम्पल देखते हैं भगत सिंह का। कैसे भगत सिंह के बारे में किसी एक हम लोग निबंध लिख सकते हैं, एक ऐसे लिख सकते हैं। भगत सिंह, one of the great martyrs of India, was born at 28 September 1907 in a village, Banga, तहसील जारनवाला, डिस्ट्रिक्ट लायलपुर, पंजाब, नाउ इन पाकिस्तान।
तो इन्होंने पहले क्या बताया, इन्होंने बताया कि भगत सिंह जो थे वो इंडिया के एक बहुत अच्छे सिपाही थे। और वो कब पैदा हुए थे, वो 28 सितंबर 1907 को पैदा हुए थे। ठीक है, कहाँ पे, बंगा नाम के गांव में वो पैदा हुए थे, पंजाब में, जो अब वो पार्ट पाकिस्तान का पार्ट बन गया है। ठीक है, हिज फादर वॉज किशन सिंह, उनके फादर कौन थे, किशन सिंह, एंड मदर वॉज विद्यावती कौर उनकी मदर थी। He joined non-cooperation movement when he was in 9th class. उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब ज्वाइन करी, जब वो 9th यानी 9th क्लास में थे, एट डीएवी हाई स्कूल लाहौर। डीएवी हाई स्कूल जो लाहौर में था उसमें। He then went to National College Lahore, और उसके बाद वो कहाँ गए, नेशनल कॉलेज लाहौर में। He was deeply influenced by the ideas and personality of Lala Lajpat Rai and भाई परमानंद। तो परमानंद और लाला लाजपत राय से ये बहुत इन्फ्लुएंस थे, यानी ये बहुत प्रभावित थे उनसे। His devotion to the national movement was quite evident. उनका जो नेशनल मूवमेंट में योगदान था वो काफी अच्छे से दिख ही रहा था। When he organized the नौजवान भारत सभा ऑफ पंजाब, उन्होंने एक सभा ऑर्गेनाइज करी, नौजवान भारत सभा। He along with his two friends were also freedom fighters. Sukhdev and Rajguru killed John Sender in Lahore. तो वो और उनके दो दोस्त वो भी फ्रीडम फाइटर थे, सुखदेव और राजगुरु, उन्होंने जॉन सैंडर्स एक जो को मारा लाहौर में, जो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था। He exposed bombs in the Central Assembly of 8 April 1929. उन्होंने स्टेट असेंबली में बॉम्ब भी डाल दिया। When the Public Safety Bill was passed, पब्लिक सेफ्टी बिल जब पास कराया गया तब उन्होंने बॉम्ब डाल दिया। Was introduced in the Delhi Assembly. Delhi Assembly में Bhagat Singh was arrested and put behind the bars. भगत सिंह को अरेस्ट कर लिया गया, यानी पकड़ लिया गया और उन्हें put behind the bars यानी जेल में डाल दिया गया। He fasted for 115 days in the jail. उन्होंने 115 दिन तक जेल में फास्ट यानी उपवास रखा। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वर सेंटेंस्ड टू डेथ. इनको फांसी की सजा सुना दी गई इन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में। On March 23, 1931, they were hanged till death. उनको फांसी की सजा दे दी गई थी इस दिन। They was cremated at हुसैनवाला, पंजाब, पनाब. The place now is marked as the National Martyrs मेमोरियल. इस जगह को नेशनल मेटर्स मेमोरियल भी बोला जाता है। और देखिए उन्होंने कितना अच्छे से एक छोटी सी उम्र से भारत के लिए इतना बड़ा योगदान दिया। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको भी कोई भी नेशनल या इंडियन मेटर के बारे में कुछ लिखना होगा तो आप उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे और उनका योगदान भी बताएंगे और उनके थोड़ा बचपन के बारे में भी आप उस निबंध में बता सकते हैं। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, द ताजमहल। अब देखते हैं ताजमहल के बारे में क्या लिख सकते हैं आप एक ऐसे के अंदर। इंडिया इज अ लैंड ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. इंडिया हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की जगह है। देयर आर मेनी मॉन्यूमेंट्स हियर. यहाँ बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। मॉन्यूमेंट्स यानी जो पहले के बनाए हुए जो बिल्डिंग्स होते हैं ना उन्हें हम मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं। ताजमहल इज वन ऑफ देम. ताजमहल उनमें से एक है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट. ये एक बहुत हिस्टोरिकल मतलब पुराने जमाने में बनाया गया मॉन्यूमेंट है और ये बहुत सुंदर भी है। पीपल फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कम टू सी इट. दुनिया के हर हिस्से से लोग आते हैं इसे देखने के लिए। ताजमहल वॉज बिल्ट बाय मुगल एम्परर शाहजहां. ताजमहल किसने बनाया? मुगल एम्परर ने बनाया, शाहजहां जिनका नाम था। ही बिल्ड इट इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलवड क्वीन मुमताज महल. उन्होंने ये क्यों बनाया? मुमताज महल की याद में उन्होंने ये बनाया था। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना एट आगरा. ये कहाँ पे है? यमुना की बैंक पर, आगरा में। मोर देन 20,000 पीपल वर्क टू बिल्ड इट. 20,000 लोगों ने काम किया इसे बनाने में। इट वॉज बिल्ड इन 22 years. इसको बनाने में 22 साल लग गए.
द होल बिल्डिंग इज मेड ऑफ वाइट मार्बल। इसकी जो पूरी बिल्डिंग है वो व्हाइट मार्बल से बनी है। द मेन गेट इज मेड ऑफ रेड स्टोन। और जो इसका मेन गेट है वो रेड स्टोन से बना है। इट इज बिल्ड ऑन अ हाई प्लेटफॉर्म। ये एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पे यानी एक ऊंची जगह पे बनाया गया है। इट हैज 4 टॉल मीनार्स ऑन ईच कॉर्नर ऑफ अ बिग डोम। इसके हर कॉर्नर पे 4 मीनारे, ठीक है। वर्सेस ऑफ द होली कुरान आर रिटन ऑन इट्स गेट। कुरान के जो वर्सेस हैं वो इसके गेट पर लिखे हुए हैं। द ग्रेव्स ऑफ शाहजहां और मुमताज आर अंडर द मेन बिल्डिंग। शाहजहां और मुमताज की जो ग्रेव्स हैं वो इस बिल्डिंग के नीचे हैं। देयर आर ब्यूटिफुल लॉन्स ऑन इट्स थ्री साइड। इसके तीनों तरफ ब्यूटिफुल यानी बहुत सुंदर लॉन है, बगीचे हैं। द ताजमहल लुक्स वेरी ब्यूटिफुल इन द नाइट ऑफ पूर्णिमा। पूर्णिमा की रात को ताजमहल बहुत सुंदर लगता है, ठीक है। इट शाइन्स लाइक सिल्वर। ये चांदी की तरह चमकता है, ठीक है। तो आपने देखा बच्चों, ताजमहल के ऊपर इन्होंने कितना सुंदर एक ऐसे लिखकर हमें दिया हुआ है। ऐसे ही आप भी किसी भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के ऊपर एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। उससे रिलेटेड जो हिस्ट्री आपको पता है और उसके बारे में जो चीज आपको पसंद है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। गुड मैनर्स। अब गुड मैनर्स के बारे में अगर आपको लिखना हो तो आप क्या, अ गुड मैनर्ड बॉय नेवर चीट्स और मेक फन ऑफ अदर पीपल। एक गुड मैनर्स यानी अच्छे संस्कारों वाला लड़का कभी चीटिंग नहीं करता और दूसरों का मजाक नहीं हो रहा था। ही नो वैल्यूज ऑफ वर्ड। उसे शब्दों की कीमत पता होती है। रिस्पेक्ट्स ऑल एल्डर्स। वो सभी एल्डर्स यानी बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करता है। He keeps himself clean and wears clean clothes daily. वो अपने आप को साफ रखता है और रोज साफ कपड़े पहनता है। He keeps handkerchief in his pocket. वो अपने पॉकेट में एक handkerchief यानी रुमाल रखता है। Bring this out when he has to sneeze or cough. उसे अगर खांसी या फिर छींक आ रही होती है तो वो रुमाल निकाल लेता है। It will be better for all of us if we all learn good manners. हम सबके लिए अच्छा होगा कि हम अगर गुड मैनर्स सीख लें, ठीक है। तो देखिए गुड मैनर्स के ऊपर कैसे इन्होंने एक छोटा सा सुंदर सा पैराग्राफ लिखा। आप भी गुड मैनर्स, आपके लिए कौन सी गुड मैनर्स हैं और आपको कौन सी मैनर्स पसंद है उसके ऊपर ऐसे ही पैराग्राफ यानी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंडिपेंडेंस डे। अब अगर आपको इंडिपेंडेंस डे के बारे में कुछ लिखना हो तो क्या लिखेंगे। इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया कब फ्री हुआ? 15 अगस्त 1947। सिंस देन दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे। तब से ये दिन इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है। द होल नेशन सेलिब्रेट्स इट विद जॉय एंड एंथुजियाज्म। पूरी नेशन इसे जॉय और एंथुजियाज्म के साथ मनाती है। The Prime Minister of India hoists the national flag at the Red Fort. प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो नेशनल फ्लैग लहराते हैं, कहाँ से? रेड फोर्ट से। द नेशनल फ्लैग इज ऑल्सो होइस्टेड इन द स्कूल, कॉलेज एंड ऑफिस। जो नेशनल फ्लैग है आपका वो स्कूल, कॉलेज और ऑफिस हर जगह लहराया जाता है। द नेशनल एंथम इज संग आफ्टर दैट। और उसके बाद क्या गाया जाता है? उसके बाद गाया जाता है हमारा नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान, ठीक है। The Prime Minister addresses the whole nation on that day. Prime Minister सबको उस दिन संबोधित करते हैं। School children participate in the function at the Red Fort. जो स्कूल के बच्चे होते हैं वो रेड फोर्ट पे होने वाले फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। There are also sports and games in the school and colleges too. स्कूल और कॉलेजेस में स्पोर्ट्स और गेम्स उस दिन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उस दिन रखे जाते हैं। स्वीट्स आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर। हर जगह स्वीट्स बांटी जाती हैं, ठीक है। On this day we are reminded of our duties towards our country. इस दिन हमें अपनी कंट्री के लिए हमारी जो ड्यूटीज हैं, जिम्मेदारियां हैं, उसके बारे में याद दिलाया जाता है। द इंडिपेंडेंस डे इज ऑब्जर्व एज नेशनल हॉलीडे। इंडिपेंडेंस डे जो है इंडिया में उसे एक नेशनल हॉलीडे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखते हैं चाइल्ड लेबर के बारे में। आपको समझ आया कि पहले तो इन्होंने इंडिपेंडेंस डे के बारे में कैसे लिखा। ऐसे ही अगर आपको रिपब्लिक डे या फिर महात्मा गांधी की जो जयंती होती है उसके बारे में बोलना जाए लिखने के लिए तो आप लिख पाएंगे ना बच्चों। चलिए अब हम लास्ट टॉपिक देखते हैं, चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर एक हमारा सोशल इशू है। अगर इसके बारे में आपको बोला जाए कि एक पैराग्राफ लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? चलिए देखते हैं।
चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। बच्चा एक आदमी के लिए पिता के समान ही होता है। The famous line by William Wordsworth, it symbolizes the need of children in the building of a healthy nation and society. इससे क्या हमें emphasize हो रहा है इस लाइन से कि जो बच्चे हैं एक healthy nation और society के लिए कैसे जरूरी है। Childhood is the first state after infancy. Childhood जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसकी पहली स्टेज होती है। It is the formative period in man's life. आदमी के जीवन में ये एक फॉर्मेटिव पीरियड होता है, यानी बनाने वाला पीरियड होता है। For their minds are very soft, receptive and plastic at this tender age. क्योंकि इस वक्त उनके जो दिमाग होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत रिसेप्टिव और सॉफ्ट होते हैं, टेंडर होते हैं, यानी वो चीजें समझ पाते हैं। चाइल्ड माइंड इज लाइक अ पॉटरी क्ले। उनका जो दिमाग होता है पॉटरी क्ले यानी एक ऐसी मिट्टी की तरह होता है जिसको आप शेप दे सकते हैं। इट हैज टू बी शेप्ड इन द राइट मैनर, इसीलिए उसको सही से शेप करना जरूरी है। अ चाइल्ड नॉर्मली हैज टू एंजॉय हिज चाइल्डहुड डेज विद हिज पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स एक्सेट्रा। एक बच्चे को उसके बचपन के दिन टीचर्स, पेरेंट्स के साथ इंजॉय करने देना चाहिए। It is the age where fine and long-lasting impressions gather in the child's mind. ये वो वाला टाइम होता है जब बच्चे के दिमाग में ये सारे इंप्रेशन आने लगते हैं, वो समझने लगता है दुनिया को। चाइल्डहुड इज द बेस्ट टाइम टू डेवलप स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल सपोर्ट। ये बेस्ट टाइम है जिसमें हम लोग अपना इमोशनल, अपना स्पिरिचुअल यानी आत्मा वाला ज्ञान बढ़ा सकते हैं। बट द रूल ऑफ द नेचर हैज बीन ट्रिबल्ड बाय द प्रिलियस चाइल्ड लेबर। पर ये जो नेचर का यानी प्रकृति का नियम है वो चाइल्ड लेबर की कुप्रथा की वजह से खराब हो रहा है। चाइल्ड लेबर यानी बच्चों से जब हम काम करवाते हैं, उनसे मजदूरी कराई जाती है। दे कंसील द टैलेंट्स एंड इंटरेस्ट इन देम। उनके अंदर जो भी टैलेंट यानी उनकी जो भी चीजें हैं ये उसको कंसील यानी छुपा देता है। Their urge to go to school is dismissed by their parents. उनकी जो स्कूल जाने की इच्छा होती है वो उनके पेरेंट्स हटा देते हैं। This makes the nation lose a few creative minds. इसकी वजह से जो देश है वो कुछ क्रिएटिव दिमागों को खो देता है। The children are deprived of education. और बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है। They are made to work under threatening conditions. उनको बहुत डरा धमका के भी काम कराया जाता है। दे आर ओवरवर्क्ड एंड अंडरपेड। उनसे काम ज्यादा कराया जाता है और पैसे बहुत कम दिए जाते हैं। चिल्ड्रन आर मेड टू शाइन शूज ऑन फुटपाथ। दे वर्क एज मिल्क बॉयज, रैग पिकर्स, हाउसमेट्स, क्लीनर्स इन हॉस्टल्स। तो उनसे जूते साफ कराए जाते हैं, उनसे दूध मंगवाया जाता है, दूध देने जाते हैं वो घरों में। ड्रैग पिकर्स यानी कूड़ा बीनते हैं और वो होटल्स क्लीन करते हैं, घर में काम कर रहे होते हैं। वी फाइंड चिल्ड्रन सेलिंग न्यूज़पेपर और ऑन हाईवेज। हमें हाईवे पे भी बच्चे दिख जाते हैं न्यूज़पेपर बेचते हुए। सच एडवर्स प्रैक्टिस आर टू बी abolished once and for without leaving its trace generation. अब ऐसी प्रैक्टिसेस को, ऐसी चीजों को हमें पूरी तरीके से बंद करना होगा और इससे क्या होगा कि इनकी गंदी ये जो कुप्रथा है वो नहीं रहेगी, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। और ऐसा अगर कोई और इशू आपको दिया जाएगा जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, तो क्या आप उस पर कैसे लिख पाएंगे बच्चों, उसे लिखना भी आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अब आपसे मैं मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और खूब अच्छे से पढ़िए और खूब मजे कीजिए। थैंक यू बच्चों।